बात न रखते हुए मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेश्राम साहब ने आपको थाली भरकर दे दिया है, सिर्फ आपको किस तरह से उसको परोसना है और किस तरह से खाना है वो आप पर निर्भर है ना। तो आप लोगों को मेश्राम साहब की 50 साल की मेहनत को मैं कहना चाहूंगी कि दुश्मन आपको मुफ्त में स्वर्ग भी देगा, दुश्मन आपको मुफ्त में स्वर्ग देगा, 5 किलो अनाज देगा, लेकिन मुफ्त में शिक्षा नहीं देगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। इसीलिए ये लोग जो है शासन करते जो लोग हैं, सत्ता पर जो लोग हैं, वो कभी नहीं चाहेगा कि आप सत्ता पर जाए। शासन में जो ब्राह्मणवादी लोग हैं वो आपके अंदर से सरपंच बनाएंगे, आपके अंदर से मंत्री बनाएंगे, आपके अंदर से सीएम बनाएंगे, आपके अंदर से प्रधानमंत्री बनाएंगे, आपके अंदर से राष्ट्रपति भी बनाएंगे, लेकिन सत्ता पर आपको कभी भी काबिज होने नहीं देंगे। इसीलिए सत्ता पर अगर काबिज होना है तो आप लोगों को मुफ्त की जो भी रोटी मिल रही है उसको लात मारनी होगी, लात मारनी होगी। हमें मुफ्त में रोटी नहीं चाहिए, हमें शासन करती जमात बनना है। इसीलिए हम लोगों को हमें स्वाभिमानी समाज बनाने के लिए मेश्राम साहब ने हमारे बीच के अंदर बहुत सारे नेतृत्व पैदा कर दिए हैं। उस नेतृत्व के माध्यम से हमको डोर डोर जाकर बूथ लेवल तैयार करना होगा, और जब बूथ लेवल तैयार होगा 15 लाख बूथ तैयार हो जाएंगे, किसी के बाप की ताकत नहीं है हमको शासन बनती जमात रोकने, कोई भी नहीं रोक सकता हमको शासन करती जमात बनने से। तो साथियों, मैं ज्यादा बात नहीं कहती हूँ, हमें ये करना होगा। हमारी समस्या है तो समाधान भी हमें ही करना है। जो शासन में नहीं होते हैं उनके पर अन्याय होता है, उसकी माँ बहन बेटियों पर बलात्कार होता है। तो हमें अपने माँ बहन बेटी और अपने भाइयों को बचाना है, तो हमें शासन करती जमात बनने के लिए मेश्राम साहब जो भी हमें आदेश दें, मैं तो कहती हूँ मेश्राम साहब अब हमें कह ही दीजिए, हमको बोल ही दीजिए कि आप लोग रोड पर उतर जाइए। हम रोड पर उतर के हम अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है। आपने मुझे समय दिया, इसके धन्यवाद। जय भीम, जय मूलवासी। खूब खूब धन्यवाद मैडम जी। साथियों, राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में साहेब ने जो निर्माण निधि अपवा मांगता हो ये स्टेज पर आई અને મને લખાઈ દેશે। સાહેબની સ્પીચ બાદ એને અનાઉન્સ કરવામાં આવશે અને હાલ હું જે નામ બોલું એ લોકો સ્ટેજ ઉપર હાજર થાય। પોપટભાઈ ભીલ, ગુલાબભાઈ પરમાર, રતિલાલ રૂપાલિયા, એડી સાવી સાહેબ, કુમુદ રાઠોડ, સમીરાબેન, મુનાભાઈ, કિરણબેન સોલંકી, મહેશભાઈ પરમાર, આ તમામ લોકોને વિનંતી કરું છું કે સ્ટેજ ઉપર આવી અને 15 દિવસની ખૂબ જહેમત બાદ આપણે સાહેબને 1 લાખ રૂપિયા સાહેબને રાષ્ટ્રવ્યાપી આંદોલન નિર્માણ નિધિ ફંડ આપીએ છીએ। ऊपर से जरा नरेश भी ऊपर से जरा मौन निवासी बहुजन महानायक मान्यवर बाबा मेश्राम साहेब ने विनंती करूं कि गुजरात राज्य स्तरीय प्रभावान सम्मेलन से एक कार्यक्रम की अध्यक्षता करશે मान्यवर बाबा मेश्राम साहेब।
साथियों, आज बामसेफ और राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के द्वारा पालनपुर में गुजरात राज्य स्तरीय प्रबोधन सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इस प्रबोधन सम्मेलन के लिए हम लोगों ने चर्चा करने के लिए जो विषय रखे हैं वो लगभग 5 विषय हैं। तो एक विषय है बीजेपी और कांग्रेस की आपस में समझदारी से चुनाव में ईवीएम के दुरुपयोग से फायदा लेकर द्विदलीय संसदीय लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करना, वो बहुजनों को वास्तविक सत्ता से वंचित करने का और गुलाम बनाने का शासक जातियों का षड्यंत्र है, एक गंभीर चर्चा। ये एक विषय है। दूसरा विषय है बिहार विधानसभा में बीजेपी और आरएसएस और नीतीश कुमार के सरकार लाने के लिए पैसा लेकर भागकर, क्या लिखा है, पैसा लेकर भागकर निकल पड़े समाज के गद्दार। पैसा खत्म हो जाने पर अपना घर चलाने के लिए समाज और संगठन का ब्रांड नेम बामसेफ का नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, एक गंभीर चिंतन। दूसरा विषय है। तीसरा विषय है देश की 2.5 लाख, ये गुजराती में 2.5 लाख है ट्रांसलेशन में लिखा हिंदी में, मगर ट्रांसलेशन गुजराती में कर दिया। ऐसा है। तो उन्होंने सोचा होगा कि ये हिंदी में हो गया है, मगर वो 2.5 लाख जो है वो गुजराती है, केवल लिखने में हिंदी लिखा। देश की 2.5 लाख सरकारी पाठशालाओं को खानगी करके देश के मूल निवासियों की शिक्षा से वंचित करने का षड्यंत्र। पाठशाला बचाओ, शिक्षा बचाओ, शिक्षक बचाओ, विद्यार्थी बचाओ, बेरोजगार बचाओ, एक चिंतन। ये तीसरा विषय है। चौथा विषय है भारतीय संविधान के विरुद्ध गुजरात सरकार के बटहुकुम मजदूर कामगार वर्ग से 8 आवर्स होना चाहिए, तास होना चाहिए, घंटे होना चाहिए, मगर फिर यहां गुजराती शब्द कल्लाक लाया गया है। क्योंकि मैं इधर गुजरात आते आते हिंदी के और गुजराती के शब्द जानता हूं। काम के बदले में 12 घंटा काम लेने की गुजरात सरकार द्वारा उद्योगपतियों के एवं कल कारखाने वाले मालिकों को संपूर्ण छूट दे देना, ये मूल निवासी बहुजन वर्ग की SC ST OBC माइनॉरिटी के कामदारों को गुलाम बनाए रखने का शासक जातियों का भयंकर षड्यंत्र है, एक गंभीर चर्चा। ये चौथा विषय है। 5वां विषय है गुजरात में अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी का प्रमाण पत्र निकालने के लिए गुजरात सरकार 1950 का पुरावा आधार मांगना। अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के शिक्षक खत्म करना चाहते, विद्यार्थियों का शिक्षण खत्म करना चाहते हैं, गंभीर चिंता।
साथियों, एक एक करके सभी विषयों पर मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो पहला विषय है बीजेपी कांग्रेस की आपस में समझदारी से। आप लोगों को ये जानकारी होगी कि जब ईवीएम लाया गया तो ईवीएम लाने का काम बीजेपी ने नहीं किया। ईवीएम लाने का काम कांग्रेस ने किया, क्योंकि ज्यादातर हमारे जो लोग हैं SC ST OBC के माइनॉरिटी के लोग हैं, वो कांग्रेस को थोड़ा अच्छा मानते हैं, हाँ, और बीजेपी को थोड़ा सा बुरा मानते हैं। तो हम तो दोनों को ही बुरे मानते हैं, मगर कांग्रेस ज्यादा बुरी है, ऐसा मेरा मानना है। कांग्रेस इज मोर डेंजर देन बीजेपी। वो ऐसा मैं क्यों कहते रहता हूं? क्योंकि कांग्रेस छुप कर हमला करती है, अब बीजेपी वाले खुल्लम खुल्ला बोलते रहते हैं। तो जो आदमी खुल्लम खुल्ला हमारा विरोध करता है, तो हमारे हर आदमी को, गधे को, सयाने को भी लगता है बीजेपी वाले गलत कर रहे। गधे को भी लगता है, सयाने को भी लगता है, तो वो सतर्क हो जाते हैं, ये बीजेपी वाले हमारे से नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस के जो लोग हैं वो छुपकर हमारे लोगों के विरोध में काम करते रहते हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। ये जो रिजर्वेशन है, ये कैसे आया? रिजर्वेशन का बैकग्राउंड क्या है? रिजर्वेशन का बैकग्राउंड पूना पैक्ट है, और पूना पैक्ट का बैकग्राउंड क्या है? तो बाबा साहब आम्बेडकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे लंदन में, और वहां से उन्होंने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार हासिल करके लाए। सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या मतलब है? सेपरेट इलेक्टोरेट का ट्रांसलेशन अगर किया जाए तो स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र। तो शेड्यूल कास्ट का स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र होगा और शेड्यूल ट्राइब का स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र होगा, और शेड्यूल कास्ट के चुनाव क्षेत्र में शेड्यूल कास्ट के अलावा किसी को भी वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। शेड्यूल कास्ट के लोगों का चुनाव क्षेत्र है तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को ही वोट डालने का अधिकार होगा, बाकी के लोगों को उनके चुनाव क्षेत्र में वोट डालने का अधिकार होगा। मगर ये शेड्यूल कास्ट के लिए चुनाव क्षेत्र है तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को ही वोट डालने का अधिकार होगा, और शेड्यूल कास्ट के लिए ही चुनाव क्षेत्र है तो चुनाव लड़ने का अधिकार भी शेड्यूल कास्ट को ही होगा। ये अधिकार बाबा साहब आम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों से लड़ झगड़ कर लाया। ये मामला बाबा साहब आम्बेडकर ने गांधी जी के उपस्थिति में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों के सामने और गांधी जी के सामने डिमांड किया था, उपस्थित किया था। गांधी जी इसके विरोध में थे। गांधी जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमारे सेपरेट इलेक्टोरेट का विरोध किया था। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने अंग्रेजों के और गांधी जी के सामने दलीलें दी। गांधी जी भी बैरिस्टर थे, बाबा साहब आम्बेडकर भी बैरिस्टर थे, तो गांधी जी भी अपनी बात कहते रहे। गांधी जी ने क्या कहा कि अगर इन लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को यदि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया तो समाज का विभाजन हो जाएगा। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने गांधी जी के सामने ही अंग्रेजों को कहा, गांधी जी को पूछो कि क्या वो अभी हमारे लोगों के साथ बैठकर खाना पीना करते? गांधी जी की उपस्थिति में। गांधी जी उधर थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब आम्बेडकर भी थे, गांधी जी भी थे। मैं आप लोगों को जानकारी नहीं इसलिए बता रहा हूं। गांधी जी की उपस्थिति में ही
बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों को कहा कि गांधी जी को पूछा जाए कि क्या गांधी जी और उनके लोग हमारे लोगों के साथ में बैठकर खाना खाते हैं? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा नहीं खाते हैं। हमारे साथ क्या रोटी बेटी का व्यवहार करते हैं? गांधी जी हैं, पूछ लीजिए। गांधी जी चुप्पी लगा के एकदम बैठ गए कि इसका तो कोई साला जवाब। वहां बैरिस्टरी चलने वाली नहीं थी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर केवल बैरिस्टर नहीं थे, डॉक्टरेट भी थे। गांधी जी से ज्यादा पढ़े लिखे थे। बाबा साहब अम्बेडकर ग्रेजुएट बैरिस्टर थे, गांधी जी मैट्रिक बैरिस्टर थे, पढ़ाई लिखाई में भी कम थे। मगर जो बनिया आदमी होता है वो चालाकी से लोगों को छुपाकर कुछ जानकारी देता है, कुछ नहीं देता है। तो कहा कि इससे हिंदू समाज का विभाजन हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने यह उदाहरण दिया कि इनको पूछो कि क्या ये हमारे साथ उठ बैठ करके खाना खाते हैं, और यदि नहीं खाते हैं, विभाजन तो पहले से, मतलब ये सेपरेट इलेक्टोरेट लागू करने के बाद विभाजन होगा। नहीं नहीं नहीं, ये पहले से है। हमारे साथ बैठ उठ के खाना नहीं खाते हैं तो विभाजन पहले से ही है। रोटी बेटी का भी व्यवहार नहीं करते हैं तो इससे साबित होता है कि ये विभाजन और ज्यादा गहरा और बहुत ज्यादा मजबूती से पालन करते हैं। विभाजन पहले से है। मेरे सेपरेट इलेक्टोरेट की बुनियाद भी यही है कि हमारे साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाता है। खाने पीने का, उठने बैठने का, रोटी बेटी का किसी प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाता है। तो मेरे मांगने का आधार भी यही है कि अगर ऐसा है तो राजनीति में भी हमको ऐसा कर दिया जाए। जब समाज में और धर्म में आपने ऐसा रखा है तो राजनीति में भी इसको कर दो। अब समाज और धर्म में तो अधिकार वंचित करने के लिए किया था, और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि इसी को आधार बनाया जाए और हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। तो इससे क्या होता? सेपरेट इलेक्टोरेट से सेपरेट चुनाव क्षेत्र बनते। केवल शेड्यूल कास्ट और केवल शेड्यूल टाइप के लोगों के वोट देने का अधिकार अलग होता। उनके कैंडिडेट अलग चुनाव लड़ते, और शेड्यूल कास्ट के चुनाव क्षेत्र में और शेड्यूल टाइप के चुनाव क्षेत्र में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप के लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार होता। इससे क्या होता? जो शेड्यूल कास्ट का सबसे ज्यादा लड़ाकू आदमी है, शेड्यूल ट्राइब का सबसे ज्यादा लड़ाकू आदमी है, शेड्यूल कास्ट के लोग उसको वोट देकर उसको चुनाव जितवा देते। और पार्लियामेंट में समाज का सबसे ज्यादा लड़ाकू और सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब का सबसे ज्यादा आदिवासी का लड़ाकू आदमी पार्लियामेंट में चुनाव जीतकर जाता, इस सेपरेट इलेक्टोरेट से। तो गांधी जी को लगा कि अगर ऐसा हुआ तो ये लोग पार्लियामेंट में 131 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाएंगे, लड़ाकू लोग चुनकर जाएंगे। और गांधी जी ने जवाहरलाल को और उन लोगों को कहा कि ये तुम्हारी, पटेल को कहा, ये रिकॉर्ड में, इसका भी रिकॉर्ड है कि सरदार ये तुम्हारी संसद में सरकार चलने नहीं देंगे, तुम्हारी संसद नहीं चलने देंगे, तुम्हारी सरकार कैसे चलेगी? चलेगी नहीं। पहले से मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट था। उन्होंने हमारे लोगों पर आरोप लगाया कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट अगर इनको दिया जाता है तो देश का विभाजन होगा। देश के विभाजन का कोई मामला ही नहीं था। ये देश हमारा है, बाबा साहब का कहना था, ये देश हमारा है और इसे हम क्यों विभाजित करेंगे? ये तो हमारा है। जिन लोगों का नहीं है उनके लिए थोड़ी छोड़ेंगे। ये हमारा देश है, इसके विभाजन करने का कोई मतलब नहीं है।
हमें विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बाबा साहब अम्बेडकर के अंग्रेजी तो आप जानते होंगे, पर अंग्रेजी शब्दों का ऐसा चुनाव करते थे कि किसी को कोई मिस इंटरप्रिट करने का मौका नहीं होता। मगर गांधी जी को मालूम है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर भाषण करते हैं, उनके बनिया के जो मालिक अखबार वाले हैं वो उसका भाषण छापते नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के रिकॉर्ड में शब्द है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो किसी को भी जिन्होंने ये शब्द सुन लिया, पढ़ लिया, वो ये नहीं कह सकता कि इससे विभाजन होगा, क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि ये जो अधिकार की हम मांग कर रहे हैं ये विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के भौगोलिक सीमाओं के अधीन हमको केवल चुनाव क्षेत्र देने की बात मैं कर रहा हूं, मैं कोई अलग देश की मांग नहीं कर रहा हूं। आप बहुत सारे लोगों को ये सही जानकारी नहीं है, इसलिए बता रहा हूं, समझा रहा हूं कंपैरेटिव करके। तो बाबा साहब अम्बेडकर की कोई बात उस समय के अखबार वाले लिखते नहीं थे, छापते नहीं थे, मगर गांधी जी की बात बड़ा चढ़ा कर छापते थे, एडिटोरियल लिखते थे और लोगों को भड़काने का काम करते थे। ऐसे बहुत तमाम लोग गुजरात में थे, शेड्यूल कास्ट के बहुत सारे लोग, शेड्यूल ट्राइब के बहुत सारे लोग, ऐसे लोग थे गुजरात में जो गांधी जी के प्रभाव में थे। और मुझे तो ऐसी भी जानकारी मिली कि एक शेड्यूल कास्ट का आदमी चुनाव लड़ता था, कई बार चुनाव जीता वो, तो वो झब्बा डालता था कांग्रेस वाला और एक टक्कर का गिलास अपने उसमें रखता था, और किसी भी ब्राह्मण के और उच्च जाति के घर में जाता था तो वो पानी मांगता था तो अपना गिलास निकालता था। मतलब अस्पृश्यता का पालन, वो मेंबर पार्लियामेंट होता था तो वो लोग उसका पालन नहीं करते, ये खुद ही करता था। अछूत था और अस्पृश्यता का पालन दूसरे लोगों को करना चाहिए था, ये खुद ही करता था। यानी नालायकी की भी हद हो गई है। ऐसा नालायक आदमी को कांग्रेस वाले बार बार टिकट देते थे और बार बार चुनाव जीतते थे कि भाई तुम बहुत अच्छा आदमी हो। अब इतना अच्छा आदमी जो हमारे हक अधिकार को छीनने के बाद भी कुछ भी नहीं बोल रहा है, बोलने के लिए संसद में भेजा जाता है, हथियार चाकू छुरी बंदूक लेकर नहीं भेजा जाता, बोलने के लिए, तो बोलने तक का काम करने वाले लोग कांग्रेस को पसंद नहीं थे। बोलने वाले भी नहीं चाहिए, चाकू छुरी बंदूक गोली तो बहुत दूर की बात है, बोलने वाले भी लोग नहीं चाहिए। यानी कांग्रेस के लोग कितने ज्यादा हमारे लोगों के विरोध में थे, इसके लिए उदाहरण आपको बता रहा हूं। ये उनको बोलने के भी बहुत ज्यादा डर लगता था कि ये लोग जो है बोलना भी नहीं चाहिए। तो ऐसे लोगों को उन्होंने मेंबर पार्लियामेंट बनाने के लिए सिस्टम बनाया और फिर इसके विरोध में गांधी जी ने उपवास किया। गुजरात के लोगों को यह बात आज तक मालूम नहीं है कि गांधी जी ने सेपरेट इलेक्टेड के विरोध में उपवास किया। तो अभी भी मालूम नहीं है कि हमारे अधिकारों के विरोध में, हमारे अधिकारों के विरोध में गांधी जी ने उपवास किया। अगर मैं थोड़ा कल्पना करके आपको समझाता हूं, क्योंकि आपको चीजें समझाने के लिए इतिहास की बातें समझ में नहीं आएगी, तो कल्पना करके बताता हूं। मान लो कि अभी चुनाव होता और 100 वो रिजर्वेशन बाबा साहब अम्बेडकर जैसा चाहते वैसा ही होता, तो आज मेंबर पार्लियामेंट में 131 मेंबर पार्लियामेंट हमारे संगठन के होते। जब तक काशीराम जी रहते काशीराम जी के होते, जब बाबा साहब रहते बाबा साहब के होते, काशीराम जी ने जाने के बाद फिर हमारे होते। तो 131 अगर होते तो न बीजेपी की सरकार बनती, न कांग्रेस की सरकार बनती। दोनों को बहुमत नहीं मिलता, न कांग्रेस वालों को पूर्ण बहुमत मिलता, न बीजेपी वालों को पूर्ण बहुमत मिलता,
क्योंकि पूर्ण बहुमत हासिल करने के लिए 272 सीटें चाहिए। तो 272 में 22.5% तो SC/ST का कोटा हो जाता। अगर ये सेपरेट इलेक्टोरेट में होता तो कांग्रेस बीजेपी का आदमी चुनाव जीतता ही नहीं, वो हमारे लोग चुनाव जीतते। और ऐसा होता तो 131 मेंबर पार्लियामेंट हमारे होते, तो 272 सीटें न बीजेपी को कभी मिलती न कांग्रेस को कभी मिलती। तो इनको सेंट्रल में सरकार बनाने के लिए हमारे मेंबर पार्लियामेंट पर निर्भर रहना पड़ता, डिपेंडेंट रहना पड़ता। और डिपेंडेंट रहने का परिणाम क्या होता? डिपेंडेंट रहने का परिणाम होता, काशीराम जी कहते, अटल जी 2.5 साल तुम प्रधानमंत्री रहो, 2.5 साल मैं रहता। कांग्रेस और तुम्हारे बीच में झगड़ा चल रहा है, चलने दो, हमें ऐतराज नहीं है। कांग्रेस भी हमारे रिश्तेदार नहीं है न दुश्मन है, आप भी हमारे रिश्तेदार नहीं हो और दुश्मन भी नहीं है। ये जो कांग्रेस आइडिया सेकुलर कम्युनल सेकुलर, इसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है। तुम दोनों के दोनों कम्युनल हो, ये फालतू का झूठा झगड़ा है। सेकुलर कम्युनल, तुम दोनों के दोनों ब्राह्मण हो तो हमारे लिए दोनों बराबर हो। जो हमें प्रधानमंत्री बनाने के लिए कम से कम 2.5 साल रजामंद होगा, उसके साथ हम सरकार बनाने के तैयार है। पहला प्रधानमंत्री हमारे पार्टी का होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर आपको हम पहला प्रधानमंत्री बनाने के लिए अनुमति देते तो अगले 2.5 साल के लिए आप देंगे, इसकी गारंटी क्या है? क्योंकि तुम लोगों का तो 2-3 हजार साल का धोखेबाजी का इतिहास है, इसलिए पहले हमारा प्रधानमंत्री होना चाहिए। मैं गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि हम लोग धोखेबाज नहीं है, तो अगले 2.5 साल के लिए आपको प्रधानमंत्री के लिए समर्थन देते। ऐसा होता। आपको कल्पना करके बात समझा रहा। बहुत कम सीटें थी मायावती के, मगर 4 बार मुख्यमंत्री बनाए ना। क्यों हुआ ऐसा? कांग्रेस को और बीजेपी को, कांग्रेस को और समाजवादी को बहुमत नहीं था, तो दोनों लड़ रहे थे। तो इसका फायदा काशीराम जी ने सही तरीके से उठाया था। ये उठाया जा सकता था, तो ये फायदा हमारे लोगों को होता। ठीक है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को अगर हमारा आदमी 2.5 साल प्रधानमंत्री होता तो वो 52% ओबीसी का भी मामला, कांग्रेस वाले फैसला नहीं करते, ठीक है, बीजेपी वाले फैसला नहीं करते, ठीक है, मगर जब हमारा प्रधानमंत्री होता तो हम 52% का गिनती का भी मामला करते, उनके रिजर्वेशन का भी मामला हल करते। मगर गांधी जी ने जब हमारे विरोध में उपवास किया तो बैकवर्ड क्लास के लोगों को गुमराह करके गांधी जी के समर्थन में खड़ा कर दिया गया। गांधी जी के समर्थन में खड़ा करने से क्या हुआ? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का सेपरेट इलेक्टोरेट समाप्त हो गया और जॉइंट इलेक्टोरेट आ गया। जॉइंट इलेक्टोरेट में क्या हुआ? जॉइंट इलेक्टोरेट में शेड्यूल कास्ट का जॉइंट इलेक्टोरेट, शेड्यूल ट्राइब का जॉइंट इलेक्टोरेट, चुनाव एससी और एसटी का ही आदमी लड़ सकता है, मगर वोट सभी दे सकते हैं। लड़ सकता है केवल एससी और एसटी का आदमी, मगर वोट सभी दे सकते हैं। इसका परिणाम क्या हुआ? जो दलाली और भड़वेगिरी करेगा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उसी को वो चुनवाते रहे। वो पार्लियामेंट में आंकड़ा तो फिक्स है 131, वो तो जाता रहेगा, मगर वो दलाली और भड़वेगिरी करने वाले लोग चुनाव में वो जाते रहे। और वो लोग जैसा कांग्रेस के ब्राह्मण कहते रहे, जैसा बीजेपी के ब्राह्मण कहते रहे, उस तरह से वो लोग काम करते रहे। हमारे बहुत सारे गुजरात के लोगों को और देश के लोगों को ये मालूम नहीं है। अगर मालूम होता तो वो ये नहीं कहते कि हमारे सांसद, मैं तो कभी नहीं कहता हमारे सांसद, मैं तो कहता ये दलाल है तो भड़ुवे है। लगभग 1100 एमएलए भारत में चुनकर जाते, तो ये भी दलाल और भड़ुवे हैं। अच्छा, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर नहीं कहता हूं कि ये दलाल और भड़ुवे है। मैं कहता हूं इस व्यवस्था ने दलाल और भड़ुवे पैदा किए तो केस भी नहीं बनता।
आप समझते नहीं हो, वकालत नहीं मैंने पास किया, मगर वकालत कैसे करना है वो मैं अच्छी तरह से जानता। मैं किसी दलाल का नाम लेकर तुम दलाली कर रहे हो ये नहीं कहता हूं, मैं कहता ये व्यवस्था ने दलाल पैदा किए, व्यवस्था ने भड़ुए पैदा किए, तो ये व्यवस्था खराब है, ये व्यवस्था खत्म होगी, होना चाहिए। तो ये जॉइंट इलेक्टेड अभी भी है, जॉइंट इलेक्टेड अभी भी है, और ये 10 साल के लिए होता है। तो 50 से 60 के बाद खत्म होना चाहिए था, 1960 में खत्म होना चाहिए नहीं, क्योंकि 56 में तो बाबा साहब चले गए, तो 60 में क्यों आगे बढ़ा और 10 साल आगे क्यों बढ़ा, इसके बारे में कुछ पता है? जगजीवन राम ने कहा बढ़ा दो। बाबा साहब चले गए तो जगजीवन राम नेता बन गए, पता है आप लोगों को? फिर कांग्रेस ने जगजीवन राम को कहा ठीक है आप कहते तो, वो सारे जो दलाल और भड़ुए थे उसके नेता बाबूजी हो गए थे। लोग उनको कहते बाबूजी, अभी ऐसे गद्दार को बाबूजी कैसे कहा जाए, क्योंकि बाबूजी तो बाप को कहते, तो साला हरामी की औलाद उसको बाबूजी कहना कितना सही था। तो जगजीवन राम हरामी की औलाद हो गया, क्योंकि इस व्यवस्था ने हराम पैदा किया और उस हरामी को राष्ट्रीय नेता बनाया, जगजीवन राम को। तो मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि जगजीवन राम के जीवित रहते तक जगजीवन राम इसका काम करते रहे। जब बाबा साहब चले गए, जगजीवन राम भी चले गए, तब कांग्रेस ने सारा मामला अपने हाथ में लिया और सारा का सारा दलालों को टिकट देना, किसको चुनाव जीत कर लाना, टिकट देना, ये सारा काम कांग्रेस ने अपने हाथ में ले लिया। और अब केवल हाजी हाजी करने वाले जो लोग हैं, एमएलए और एमपी, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के चुनकर जाते हैं, और 10 साल के लिए होता है। 2000 कितना चल रहा है अभी, 25 चल रहा है, 2020 को खत्म होना चाहिए था। तो 60 में खत्म होना चाहिए था, तो और 10 साल बढ़ा के 70 तक कर दिए। 70 में फिर खत्म होना चाहिए था, तो फिर 70 से 80 तक चलाया। फिर 80 को खत्म होना चाहिए था, तो 80 को फिर और 10 साल बढ़ाया 90 तक। फिर 90 से आगे और 10 साल बढ़ाया तो 2000 तक। तो आपको हैरानी होगी कि 90 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी था। अरे कांग्रेस ने ऐसा किया, समझ में आता है अटल बिहारी ने क्यों किया, क्योंकि ये व्यवस्था कांग्रेस का ब्राह्मण हो या बीजेपी का ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों की व्यवस्था को बरकरार रखने वाली व्यवस्था थी। तो इसलिए अटल बिहारी ने भी 10 साल के लिए और बढ़ा दिया। फिर उसके बाद और 10 साल बढ़ाया, 20 तक चला, अब 30 तक और आगे इसको बढ़ाया गया है। अगर ये जो रिजर्वेशन इन सर्विसेज है, रिजर्वेशन इन एजुकेशन है, रिजर्वेशन इन प्रोफेशनल एजुकेशन है, इसका तो हमारे लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है। मान लो मेडिकल साइंस की सीट के लिए, इंजीनियरिंग के लिए अगर हमारे बच्चों को एडमिशन होता है तो डॉक्टर और इंजीनियर बन जाता है, तो प्रोफेशनल एजुकेशन में उसका फायदा होता है। मगर जॉइंट इलेक्टोरेट में जब शेड्यूल कास्ट का आदमी एमएलए और एमपी बनता है, उसका हमारे समाज को फायदा नहीं होता है, तो ब्राह्मण को प्रधानमंत्री बनाने में फायदा होता है। बनवाने का वो काम करते हैं, क्योंकि ये ऐसा कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है कि जो जॉइंट इलेक्टोरेट का मेंबर पार्लियामेंट में अनुसूचित जाति और जनजाति के ऊपर सारे देश भर में अत्याचार हो रहे हैं, इसका कभी इशू रेज किया? कभी नहीं किया। कभी उन्होंने ये नहीं किया कि शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब के जो बच्चे हैं उनको जो वजीफा मिल रहा है वो महंगाई दर के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा एक सिंपल मुद्दा भी किसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के मेंबर पार्लियामेंट में नहीं उठाया। कितनी सिंपल बात है।
जिनको लाखों रुपए की सैलरी मिलती है, उन लोगों को महंगाई दर के अनुसार महंगाई भत्ता दिया जाता है, मगर इन लोगों को जो बच्चे हैं स्कॉलरशिप देने के लिए महंगाई के अनुसार ये इनको वजीफा दिया जाए, ऐसी एक भी मांग हमारे किसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के मेंबर पार्लियामेंट ने आज तक नहीं। पार्लियामेंट में ये रिपोर्ट सबमिट किया जाता है एससी एसटी के ऊपर होने वाले एट्रोसिटीज के बारे में, कभी किसी एससी एसटी के आदमी ने पार्लियामेंट में इस अत्याचार को खत्म करने के लिए कोई स्ट्रांग काम होना चाहिए, ऐसा एक भी मुद्दा किसी मेंबर पार्लियामेंट ने नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि ये जॉइंट इलेक्टोरेट ने दलाल और भड़वे पैदा किए। ऐसा जो शब्द प्रयोग मैं कर रहा हूं, ये बाबा साहब आंबेडकर का किया हुआ शब्द प्रयोग है, और ये कौन से किताब में है ऐसा आपके दिमाग में आएगा सवाल। तो इस किताब का नाम है व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल्स। गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? ये मेरा ट्रांसलेशन है तो आपको थोड़ा समझ में आ जाए इसलिए बता रहा। तो ये किताब अवेलेबल है, और मुझे एमके परमार साहब ने बताया गुजराती में भी ट्रांसलेटेड है। अगर आप पढ़ना चाहो तो गुजराती में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। जो मैं कह रहा हूं समय के अभाव में कम कह रहा हूं, बाबा साहब ने ज्यादा कहा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, इसको पढ़ना चाहिए। और इसकी वजह से कितना नुकसान हुआ हमारा, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और अगर सेपरेट इलेक्टेड खत्म नहीं होता, सेपरेट इलेक्टेड खत्म होके क्या हुआ? सेपरेट इलेक्टेड खत्म होने के बाद, खत्म करने के बाद जो पूना पैक्ट बना, उसमें रिजर्वेशन का प्रावधान है। बाबा साहब आंबेडकर का कहना था कि हमें नौकरी नहीं, हमें शासन करती जमात बनना है, और जो शासन करता होता है उसको नौकरी में रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होती है। जिसकी सरकार होती है वो अपने आदमियों को भरते रहता है, भर्ती करते रहता है। बाबू बनने के लायक नहीं है फिर भी भर्ती करता है, क्योंकि वो सत्ता उसके पास है। तो इस तरह से बाबा साहब आंबेडकर ने कहा कि हमको शासन करती जमात बनना है, बाबू की नौकरी में हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए। गांधी ने कहा बाबू की नौकरी देने के लिए मैं तैयार हूं, शासन करती जमात बनाने के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं। आजादी की लड़ाई हम लड़ रहे, हमारी आजादी की लड़ाई की लड़ रहे, तुम्हारी आजादी के लिए थोड़ी लड़ रहे। आजादी की लड़ाई अंग्रेजों के गुलामी से हम भारतीय लोगों की आजादी के लिए कर रहे हैं। ब्राह्मणों के गुलामी से अछूतों को आजादी हासिल करने की लड़ाई थोड़ी मैं लड़ रहा हूं। तुम लोगों को समझ में इसलिए बता रहा। अंग्रेजों के गुलामी से आजादी हासिल करने की मेरी लड़ाई है। मेरी लड़ाई ब्राह्मणों के गुलामी से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को आजाद करने की लड़ाई नहीं है। आप लोगों को समझ में आया इसलिए ये बात बता रहा हूं। ये बात किसी ने भी आपको आज तक नहीं बताई होगी, तो मैं आपको बता रहा हूं। गांधी जी के प्रति थोड़ी बहुत सहानुभूति आपके मन में रही होगी तो आज सुनने के बाद खत्म हो जाएगी। मतलब थोड़ी बहुत सहानुभूति रही होगी वो खत्म हो जाएगी, और ये सुनने के बाद भी सहानुभूति रहेगी तो उसके लिए मैं जिस शब्दों का प्रयोग कर सकता हूं वो आपको सुनने के लिए अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए नहीं बोलता। वो बहुत बुरा शब्द है, तो इसलिए वो शब्द मैं नहीं कह सकता हूं। अपील जरूर कर सकता हूं कि सहानुभूति गांधी जी के प्रति मत रखो। मेरे मन में बहुत बुरा ख्याल है उसके बारे में। आप लोग समझ लो कितना बुरा ख्याल हो सकता है।
बस इतना ही कह सकता हूं। गांधी जी की वजह से जितना हमारे लोगों का नुकसान हुआ उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसकी कोई मर्यादा नहीं है। तो गांधी जी के बारे में कुछ लोगों ने मुझे कहा कि मेश्राम जी आप गांधी जी के बारे में इतना बोलते रहते हैं, कभी कभी हमको अच्छा नहीं लगता। ऐसा लोग बोलते रहते हैं। तो मैंने उनको कहा मुझे भी बोलते वक्त अच्छा नहीं लगता, मेरा मुंह खराब हो जाता है। बोलते वक्त मेरा मुंह खराब हो जाता है, गांधी का नाम लेते ही मेरा मुंह बोलने के पहले खराब हो जाता है। मुझे बैड टेस्ट होता है, मेरा टेस्ट बैड हो जाता है, बहुत खराब हो जाता है। कि ये मैंने कहा देखो वामन मेश्राम की और गांधी जी की कोई जमीन को जमीन लगी हुई थी क्या? मराठी में, हमारे मराठी में बोलते धुरेला धुरा लागलेला होता है। हाँ, वो जो खेती होती है ना, खेती में एक बांध होता है ना, फिर दूसरे की खेती लगती है, फिर तीसरे की खेती लगती है, बीच में बांध होता है। तो ऐसा कोई बांध है और यहाँ पर गांधी जी की खेती है और यहाँ पर वामन मेश्राम की खेती है और दोनों की खेती लगी हुई है। तो गांधी जी के ढोर डंगर कभी कभी मेरे खेती में आ जाते हैं, मेरे ढोर डंगर कभी कभी गांधी जी के खेती में जाते हैं और इसकी वजह से हमारा गांधी जी का झगड़ा होते रहता है। ऐसा कोई निजी झगड़ा है नहीं। ना गांधी जी की खेती मेरे खेती के साथ लगी हुई है, ना मेरे ढोर डंगर गांधी जी की खेती में कभी गए, ना गांधी जी की खेती के ढोर डंगर मेरे खेती में आए। इसलिए निजी कोई झगड़ा ही नहीं है। झगड़ा जो है वो निजी झगड़ा ही नहीं है, ये सिद्धांत का झगड़ा है। सिद्धांत क्या है? रिप्रेजेंटेटिव चुनकर जाना चाहिए तो सही जाना चाहिए ना। गांधी जी किस आधार पर इस बात का समर्थन कर सकते थे कि मैं जॉइंट इलेक्टोरेट आपको दे दिया हूं, तो इस बात का किस से समर्थन कर सकते थे कि इससे दलाल और भड़वे चुनकर जाते हैं, तो दलाल और भड़वों को हम लोग किस तरह से अपना प्रतिनिधि कहे? क्योंकि दलाल और भड़वे को प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता। जो दलाल दलाल है, जो भड़ुआ है वो भड़ुआ है, वो प्रतिनिधि नहीं हो सकता। प्रतिनिधि उसका प्रतिनिधि वो होता है जो ऑन बिहाफ ऑफ मी पार्लियामेंट में बोलता है। 140 करोड़ लोग पार्लियामेंट में जाकर अपनी बात नहीं कह सकते, तो 140 करोड़ लोगों के 543 मेंबर पार्लियामेंट में जाते हैं और 140 करोड़ लोगों के तरफ से वहां बात करते हैं। तो हमें तो ऐसे प्रतिनिधि, उसको कहते हैं प्रतिनिधि, तो हमको तो प्रतिनिधि चाहिए था जो हमारी बात पार्लियामेंट में कहे। हमने कभी कहा कि हमारा आदमी तलवार लेकर जाएगा और गांधी जी वहां कुछ उल्टा सुधा बोलेंगे तो उसको उधर ही छाट देंगे, ऐसा तो नहीं कहा। वहां तो पार्लियामेंट के अंदर जो है लकड़ी लेकर जाने का पूरा उधर वो स्किनिंग में जाना पड़ता है। लोहे का कोई ऐसा नाखून काटने वाला भी नहीं, वो नाखून काटने वाला नेल कटर होता है ना, वो भी वो स्क्रीनिंग होता है, वो भी उधर अंदर नहीं लेके जा देते हैं, वो भी निकाल कर रखना पड़ता है। तो इस तरह से मेरा कहना यह है कि हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन का अधिकार चाहिए था। गांधी जी ने रिप्रेजेंटेशन के अधिकार को खत्म किया और उसके जगह दलाल और भड़वे बनाने का काम उन्होंने किया। और दलाल और भड़वों का क्या हुआ मालूम है? जो भी एमएलए और एमपी बना शेड्यूल कास्ट ट्राइब का, वो उसकी संपत्ति बहुत बढ़ गई, उसकी संपत्ति बढ़ गई कि तुमको जो करना है करो, तुमको जो 2 नंबर का धंधा करना है करो, तुमको जो करना है करो। तो उसकी संपत्ति बढ़ी। उसकी संपत्ति बढ़ने से बीजेपी और कांग्रेस का बेनिफिट क्या हुआ? वो मरने के बाद उसका बेटा, बेटा मरने के बाद उसका पोता, उसको टिकट देते रहे है? उससे क्या हुआ? अरे इसका दादा ही हमारा दलाली करता था, तो उसी के खानदान का आदमी अगर तीसरी बार एमपी बन जाए तो हमें डर नहीं रहेगा। हाँ, ये के खून में साली दलाली है तो ये करेगा नहीं। तो उन्हीं को आमतौर पर टिकट जो है वो देते रहे। अभी भी ये रिवाज जो है कांग्रेस में चालू है। तो ये सारे गुजरात में नहीं, सारे देश भर में चालू है। तो इसीलिए साथियों, हमारा
देश में लोकतंत्र चल रहा है, पार्लियामेंट चल रहा है, मगर उसमें हमारे रिप्रेजेंटेशन का अधिकार पुनः पैक्ट की वजह से खत्म हुआ और रिप्रेजेंटेशन का मामला अभी भी हमारा बना हुआ है। और इस वजह से क्या हुआ कि ये जो ईवीएम का मामला चुनाव में आया, तो ये ईवीएम आने से क्या हुआ? ईवीएम आने से एक बात हुई, इंश्योर कर दिया उन्होंने कि अब कोई तीसरा दल नहीं होगा। आप थोड़ा सा ईवीएम आने के पहले डाटा कलेक्ट कर लो चुनाव आयोग के साइट पे जाके। तो ईवीएम आने के पहले भारत के चुनाव के रिजल्ट में तीसरी शक्ति हुआ करती थी और चुनाव विश्लेषण में तीसरी शक्ति की चर्चा होती थी। जब से ईवीएम आ गई तब से तीसरी शक्ति खत्म हो गई। बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी और कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी। बीजेपी का जाएगा तो ब्राह्मण का राज, कांग्रेस जाएगा तो कांग्रेस में ब्राह्मणों का राज, यानी ब्राह्मणों का राज ईवीएम मशीन ने कंफर्म कर दिया। ये सबसे भयंकर काम जो है ईवीएम मशीन की वजह से हुआ। और ये सिस्टम बनाकर, कानून बनाकर ब्राह्मण राज स्थापित कर दिया ईवीएम की वजह से। इतनी भयंकर बात हो इसको इस ईवीएम को खत्म करना, क्योंकि मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस है, उसको फायदा। कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी को फायदा। बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी, कांग्रेस को फायदा। दोनों पार्टियां ईवीएम रखना चाहते हैं तो ईवीएम जा ही नहीं सकती। समझ रहे हो? ईवीएम जा ही नहीं सकती और ईवीएम को जाए बगैर देश में वास्तविक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। तो कैसे होगा ये समस्या है, कैसे होगा? तो इसलिए साथियों, ये करने का काम हम ही कर सकते हैं और हमारे अलावा कोई नहीं कर सकते, क्योंकि आज के तारीख में हम पार्लियामेंट में हो या ना हो, बीजेपी और कांग्रेस और बीजेपी, उसके बाद हमारा ही तीसरा नंबर है। आप लोग को राजनीति की कितनी समझ है मतलब मालूम नहीं है, मगर आप देखो राष्ट्रीय स्तर पर इस्टेब्लिश कर दिया हमने 625 जिलों में संगठन, तो कोई नहीं है। इतना बड़ा विशाल संगठन हमने खड़ा कर दिया है। 500 लोकसभा में हमारी सीटें हम खड़ा कर सकते हैं, 543 में। नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही कुछ स्टेट बाकी है, मगर आने वाले कुछ समय में ये 543 लोकसभा में ये मामला पहुंच जाएगा। तो मैं अभी तो 500 लोकसभा में है, तो इतनी बड़ी ताकत, इसके आधार पर कह रहा हूं कि हम ही तीसरी शक्ति है। और अगर तीसरी शक्ति हम है तो आने वाले समय में ये दूसरी होगी, क्योंकि तीसरी ही दूसरी होती है। और जो दूसरी शक्ति होती है वो सारे दुनिया का इतिहास है, वो पहली हो जाती है। ये नेचुरल जो फिनोमेना है सारी दुनिया में चुनाव लड़ने का, लोकतांत्रिक देश का, वो यही है कि जो तीसरे नंबर पर है वो दूसरे नंबर पर जाता है, जो दूसरे नंबर पर है वो पहले नंबर पर जाता है। लोक संख्या तो SC ST OBC माइनॉरिटी की 85% संख्या तो हमारी परमानेंट पहले नंबर की है। संख्या हमारी पहले से पहले नंबर पर है, केवल हमारे संख्या को एहसास नहीं है, जानकारी भी नहीं है, एहसास भी नहीं है। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हमारे लोगों को हमारी आवाज पहुंचती नहीं है। आवाज क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि नेशनल लेवल का जो मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, एक सिंगल लाइन की हमारी खबर इतना डरते हैं। वामन मेश्राम के नाम से इतना उनको डर लगता है
मैं इतनी लकड़ी लेकर नहीं चलता हूं, रेल में चलता हूं और फ्लाइट में चलता हूं और ट्रैवलिंग में चलता हूं, बस में चलता हूं, और लोग मुझे लेने के लिए आते हैं तो पूछते हैं कि आपके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं है क्या? लोग मुझे पूछते रहते हैं। मैंने कहा नहीं। तो बोलते आपको डर नहीं लगता? तो मैंने कहा किससे? उन लोगों से। मैंने कहा वो तो मेरे से डरते हैं, वो उनसे मैं क्यों वो लोग मेरे से डरते हैं तो उनसे जो मेरे से डरते हैं उनसे मैं कैसे डरूं? ये भी मुझे समझ में नहीं आता। मैं कैसे डरूं? मैं नहीं डर सकता। इसलिए साथियों कि ये जो डर उनके अंदर पैदा हो गया उसका कारण जानते हो? 625 जिलों में हमने संगठन खड़ा किया, ये डर का कारण है। संगठन खड़ा कर दिया, अभी कोई हमारा रिजल्ट नहीं आया है, मगर उन लोगों को मालूम है संगठन बना लिया तो रिजल्ट आने वाला ही है, आने वाला ही है। आज शुक्रवार को नहीं आएगा तो अगले शुक्रवार को आएगा, अगले शुक्रवार को नहीं आएगा तो अगले जुम्मे को आएगा, अगले जुम्मे को नहीं आएगा तो अगले साल के जुम्मे को आएगा, आएगा जरूर आएगा। ये उनको लगता है, हमारे लोगों को तो खबर भी नहीं है, हमारे लोगों को इसकी तो खबर भी नहीं है, और जिनको खबर है उनको लगता नहीं है कि ऐसा होगा। मतलब हमारे लोगों का अपने ऊपर भी यकीन नहीं है तो मेरे ऊपर कहां से होगा? हमारे लोगों का अपने खुद के ऊपर भी यकीन नहीं है तो मेरे ऊपर कहां से होगा? तो साथियों ये इस तरह की परिस्थितियां है, इसको हम लोगों को सही तरीके से समझने की जरूरत है। अब ये दूसरा मुद्दा है, वो है बिहार विधानसभा का। बिहार विधानसभा का मुद्दा है बीजेपी, आरएसएस और नीतीश कुमार के सरकार लाने के लिए पैसा लेकर भागकर निकल पड़े समाज के गद्दार। तो बाबा साहब आम्बेडकर के समय से गद्दार पैदा हो रहे, ये आज से नहीं पैदा हो रहे। काशीराम जी के समय में भी गद्दार पैदा हो गए थे। तो काशीराम जी कहा करते थे कि जो गद्दार है वो गद्दार, मेरी टांगे इतनी मजबूत है कि वो टांगों को मुझे कमजोर नहीं कर सकते। तो मैं वही बात आपको दोहराना चाहता हूं कि अगर हम अपना संगठन ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने का काम करते रहे तो हमारी टांगे मजबूत रहेगी। वो चाहे कितने दलाल और भड़वे पैदा करते रहे तो वो कुछ भी करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो ये बात साथियों हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। अब रहा है 2.5 लाख वाला 2.5 लाख वाला जो है, तो ये जो शिक्षा से वंचित करने के लिए पाठशाला बचाओ, शिक्षा बचाओ, शिक्षक बचाओ, विद्यार्थी बचाओ, बेरोजगार बचाओ, तो ये साथियों कैसे होगा? तो मौलिक बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि हमारे पास संविधान के आर्टिकल 19 के तहत हमारी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने का मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 19 के तहत हमारे पास हमारा संगठन खड़ा करने का अधिकार है, और ये अधिकार भी केवल अधिकार नहीं है, ये अधिकार मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। अगर ये फंडामेंटल राइट है तो कोई भी ताकत भारत में हमें अपना संगठन, राष्ट्रीय संगठन और राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन निर्माण करने के लिए रोक नहीं लगा सकती। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 19 में अधिकार देकर ये व्यवस्था कर दिया कि ये केवल अधिकार नहीं होगा, ये मौलिक अधिकार होगा। तो हमारे लोगों को तो 75 साल में संविधान लागू होने के बाद अभी तक ये समझ में नहीं आता है कि अधिकार में और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है।
मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट भी रद्द नहीं कर सकता, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत पावर दिया गया है कि यदि नागरिकों के मौलिक अधिकार खतरे में आते हैं और कोई सरकार और प्रशासन खतरा पैदा करता है तो सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करके उसको रोकना होगा। पर्टिकुलर व्यवस्था कर दिया है। बराबर है डेनियल? ये वकील है हाईकोर्ट का, इसलिए आप लोगों को लगता होगा कि मैं फेंक रहा हूं, तो मैं हाईकोर्ट के वकील का हवाला दे रहा और मैं ओपनली सुप्रीम कोर्ट के लोगों को भी मैं बातें कहते रहता हूं। तो वो कहने के बाद कहते कि आप वकालत कितना पास किए, तो मैं कहता मैं तो वकालत पास नहीं किया है। तो आपको कैसे पता? मैंने कहा तो बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा जिसको समझ में आती है उसको ये समझ में आता है, बाकी किसी को समझ में नहीं आता। बाबा साहब आम्बेडकर का तो नाम तमाम लोग लेते रहते हैं, लिटरेचर नहीं पढ़ते। एक बात, एक बाबा साहब आम्बेडकर का नाम लेते रहते हैं, लिटरेचर नहीं पढ़ते। दूसरी बात, लिटरेचर पढ़ते हैं उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि वो गवर्न करने की विचारधारा है। बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा है वो गवर्न करने वाली विचारधारा है कि हाउ टू गवर्न द कंट्री, गवर्न कैसे किया जाए उसके बारे की विचारधारा है। तो इसलिए वो इतना आसान नहीं है कि किसी को भी समझ में आ जाए। उसको समझने के लिए उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए साथियों, हम लोगों को अपना जो संगठन बनाने का, प्रचार प्रसार करने का जो मौलिक अधिकार मिला हुआ है, उसके आधार पर हम राष्ट्रीय स्तर का संगठन, राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। और अगर ऐसा हम कर सकते हैं तो फिर उस संगठित शक्ति के आधार पर हमारे सारे संवैधानिक अधिकार धरातल पर लागू कर सकते हैं। ये तो केवल बाबा साहब ने संविधान में हमारे लिए लिखा है, मिलकर है, मिलेगा तब जब हम संगठित शक्ति का निर्माण करेंगे। तो वो जो अधिकार कांग्रेस ने अपने पास रख लिया, बीजेपी ने अपने पास रख लिया, तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी के पास संगठित शक्ति के बल पर हासिल कर लेंगे, आ जाएगा, उनके पास आ जाएगा। संगठित शक्ति के बाद वो लोग अपने पास नहीं रख पाएंगे। अभी बीजेपी के लोग हमारे लोगों को हिंदू कैसे बना रहे जानते हो? है समझ में आ रहा है आप लोगों को? वो हिंदू कैसे बना रहे? एक तो हिंदू जो शब्द है ये भारतीय नहीं है, ये विदेशी लोगों के द्वारा दिया हुआ शब्द है। इससे भी आगे मुस्लिम्स लोगों के, जो आक्रमणकारी मुसलमान है, उनके द्वारा दिया हुआ नाम है। और जब मैंने आरएसएस और भारत के ब्राह्मणों को कहा, मेरे साइट में जब कहा, तो तब से ब्राह्मणों ने अपने को हिंदू के नाम पर प्रचार करते थे बंद कर दिया। आप लोग पता नहीं, आप लोगों को पता है कि नहीं पता? आजकल वो सनातन कह रहे, किसी को भी मालूम नहीं है कि यार हिंदू से एकाएक सनातन पर कैसे आ गए। अरे जो लोग हिंदू कहते थे अपने को, वो अब अपने को सनातन कैसे कह रहे हैं? मेरी वजह से। आप लोगों को पता नहीं है, मैंने आरएसएस के लोगों को कहा, तुम हम लोगों को मुसलमानों के विरोध में भड़काते रहते हो, मुसलमानों के विरोध में दंगा फसाद में हमारे लोगों का इस्तेमाल करते रहते हो, मगर तुम तो मुसलमानों का दिया हुआ नाम हिंदू कहते रहते हो। और दयानंद सरस्वती कहता है कि हिंदू मुसलमान की दीवी गाली गए, तो तुम हमको गाली क्यों दे रहे हो? तुम्हारा ही ब्राह्मण नेता है, वो कहता है दयानंद सरस्वती कि हिंदू मुसलमानों की दीवी गाली है, तो तुम हमको गाली क्यों दे रहे हो? एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कहकर तुम हमको गाली क्यों दे रहे हो? तो आरएसएस के लोगों को लगा, अरे वामन मेश्राम ने जो कहा
अगर ये सारे SC ST OBC को मालूम हो गया तो सारे के सारे RSS के विरोध में खड़े हो जाएंगे, सारे के सारे बीजेपी के विरोध में खड़े हो जाएंगे और सारे के सारे मोहम्मद मेश्राम के नेतृत्व में इकट्ठा हो जाएंगे। ये तो खतरनाक है। इसलिए ब्राह्मणों ने इस पर विचार मंथन किया और विचार मंथन करने के बाद उन्होंने अपने को सनातन कहना शुरू कर दिया। हम हिंदू नहीं है, बोलो ऐसा खतरनाक बात है। तो उन्होंने अपने को सनातन कहना शुरू कर दिया। फिर मैंने लिखा, ये रिकॉर्ड में है मेरे पास, ऐसा नहीं कि काल्पनिक, रिकॉर्ड में है। मैंने कहा डिसाइड कर लो तुम हिंदू हो कि सनातन हो, दो में से पक्का डिसाइड कर लो। अभी बाद में सुनूंगा नहीं मैं तुम्हारी, दो में से पक्के तौर पर डिसाइड कर लो तुम हो क्या, हिंदू हो या सनातन हो, डिसाइड करो, पक्का डिसाइड करो क्या हो। अभी तक वो फिक्स नहीं कर पाएगा। बोलते मौके पर तो हिंदू है और कभी कभी सनातन है, जैसा मौका मिलता है वैसा बदलते रहते, कभी हिंदू है तो कभी सनातन है। मैंने कहा डिसाइड करो तुम हिंदू हो या सनातन हो। अगर वो कहते हैं कि नहीं नहीं हम हिंदू नहीं है सनातन है, मैं कहता हूं अरे तो बुद्ध का वचन है, एस धम्मो सनातनो, क्योंकि वो अमन में इस्लाम से पाला पड़ा हुआ है भाई, किसी से गधे आदमी से पाला नहीं पड़ा हुआ है। मेरा पास तो सारा लिटरेचर है, सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, मैं एविडेंस से बोलता हूं। बुद्ध ने प्रवचन में पाली भाषा में कहा है एस धम्मो सनातनो, यह धर्म सनातन है। सनातन पाली भाषा का शब्द है, ये संस्कृत का नहीं है, हिंदी का नहीं है, ये पाली भाषा का है और उसका रिकॉर्ड है अवेलेबल। एस धम्मो सनातनो, यह धर्म सनातन है। ये पाली भाषा में आया तो फिर मैंने उनको कहा ये बुद्ध का वचन है, तुम्हारा कहा है? तो बुद्ध ने कहा है, तुम्हारा कहां है? फिर आगे मैंने कहा जब तुम यहां के हो ही नहीं तो तुम्हारा यहां क्या हो सकता है? मतलब पक्का करना पड़ेगा ना, स्टैंप लगाना पड़ेगा ना कुछ तो लाना पड़ेगा ऐसा कि उनको बहुत मुश्किल हो जाए। फिर मैंने कहा तुम यहाँ के रहने वाले ही नहीं हो तो तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं तो शब्द कहां से हो सकता? अरे वाह! जब तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है तो तुम्हारा यहाँ शब्द कैसे हो सकता? तो तुम हमारे यहां रह सकते हो, हम तुम्हें ऐसा अधिकार बहाल कर सकते, रह सकते हो, मूल्यवासी लोगों के रहमो करम पर रह सकते हो, मगर बहुत ज्यादा हमारे ऊपर अधिकार जताने के लिए आपको अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। इतना किया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं किया जा सकता। तो ये सारी आज की व्यवस्था है, मैं आपको बता रहा हूं। यहां तक मैंने उनका मामला लाकर खड़ा कर दिया है और यहां मामला अभी फंसा हुआ है, वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। हम लोगों को राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन खड़ा होते ही ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं ऐसा मानता हूं। 2030 तक ये 15 लाख बूथों का संगठन खड़ा हो जाएगा, 6 लाख गांव का और 15 लाख बूथ का संगठन खड़ा हो जाएगा। ये अभी मैंने जो संगठन खड़ा किया है इसको 50 साल लग गए। कोई पढ़े लिखे लोगों का संगठन बनाने के लिए ज्यादा समय लगा। अनपढ़ लोगों का संगठन एक एक आदमी को समझा कर नहीं बनाया जाता, उनके लिए लाखों लोगों की रैलियां की जाती है और रैलियां करके उनको समझाया जाता है। एक ही झटके में लाखों लोगों को समझाया जाता है और लाखों लोग गांव में फैल जाते हैं और करोड़ों लोगों को समझाते हैं। तो 2030 तक 6 लाख गांव का और 15 लाख बूथों का संगठन खड़ा हो जाएगा। और सबसे पहले SC ST OBC के लोगों को जागना होगा और संगठित होना होगा। अगर SC ST OBC के लोग जाग गए और संगठित हो गए तो मुसलमान आपका साथ देंगे। मुसलमान जागरूक लोग हैं, मुसलमान सतर्क लोग हैं, विजिलेंट लोग हैं। जैसे ही आपकी संगठित शक्ति निर्माण हो जाएगी वो आपके साथ में खड़े हो जाएंगे। जब आप उनकी सिक्योरिटी करने लायक हो जाओगे तो मुसलमान आपके साथ में खड़ा हो जाएगा। मुसलमान जागरूक व्यक्ति है,
उसको समझ में आता है कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो ये बात साथियों हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां तक ये जो वटो हुकुम निकाला उन्होंने, ये वटो हुकुम जो है 12 घंटे काम करने का, ये संवैधानिक नहीं है। ये 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं किया जा सकता लेबर एक्ट के अनुसार। और अगर ऐसा वटो हुकुम या ऐसा कोई लिखित आदेश गुजरात सरकार ने निकाला है, मेरे पास ले आओ। मैं गांधीनगर में बड़ा कार्यक्रम लेकर जहां मुख्यमंत्री बैठता है वहां उसको माचिस की तिल्ली लगा इसे जलाऊं। गुजरात में बोल रहा हूं, गांधीनगर कैपिटल है, वहां जाकर कार्यक्रम लेकर और वहां जाकर माचिस की तिल्ली लगाकर मैं उस कानून को वहां सार्वजनिक रूप से जलाऊंगा। क्या होगा? क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा मुझे जेल में लेके जाएंगे। मुझे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा जेल में लेके जाएंगे। अरे गुजरात के जेल से तो मैं बाहर आ चुका हूं, जाकर बाहर आ चुका हूं। और रात के 2-3 बजे इंस्पेक्टर मेरे पास आया और कहा कि सरकार को पश्चाताप हो रहा है। मैंने कहा किस बात का? कि आपको जेल में नहीं डालना चाहिए था। कहा क्यों? सारे देश भर के पुलिस चौकी के सामने आपके लोग इकट्ठा हो गए, आपको हमने इधर बंद किया, सारे देश के पुलिस चौकी के सामने आपके लोग इकट्ठा हो गए और आपका आंदोलन खड़ा हो गया। और वो लोग इंस्पेक्टर इधर हमको टेलीफोन कर रहे, अरे इधर हमको बवाल खड़ा हो रहा है और तुमने वहां गड़बड़ किया है, मोहम्मद इस्लाम को वहां बंद करके रखा है, इधर हम लोगों को परेशानी है, तो उधर उनके लोग जो है पुलिस चौकी को घेर लिया है। सारे देश भर से टेलीफोन आ रहे। का मुझे तो पता नहीं है कि सारे देश भर में हमारे लोगों ने घेर लिया है। अगर घेर लिया है तो इसका मतलब साफ है कि अब हमारे लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और इससे हमारा आंदोलन खड़ा होगा। तो उनको मालूम हो गया मोहम्मद मेश्राम को अगर जेल में डालेंगे तो ये आंदोलन कमजोर होने के बजाय और ज्यादा बढ़ेगा। जेल में जाते जाते गांधी जी छोटे हो गए क्या? बड़े हो गए, महान हो गए। जब गांधी जी जेल में जाते जाते महान हो गए, मैं कौन सा छोटा होने वाला? मैं भी जेल में जाने के लिए तैयार हूं। और फिर जितना बड़ा लीडर होता है अगर वो जेल में जाता है तो उधर क्लास मिलता है, फर्स्ट क्लास, सुपर फर्स्ट क्लास ऐसा मिलता है। जिस रूम में जेल के 10, 20, 25, 50 वो ये भी बोलते आप घर का खाना खाओ, तो आप अपने किसी आदमी को, अपने घर के लोगों को बुला करके खाना बुला सकते हो, आप खाओ, कोई बात नहीं है। तो जेल में जाने से हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो जेल में जाने के लिए तैयार हूं, मगर अब वो मुझे जेल में डालने के लिए तैयार नहीं है। उनको डर लग रहा है, डर सता रहा है। तो इसलिए साथियों हम अपना आंदोलन जो है वो लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं उन लोगों को हम संगठित करने के काम में लगे हुए हैं। और भारत के संविधान के विरुद्ध गुजरात सरकार ने जो मजदूर के संबंध में 12 घंटे का कानून बनाया है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं, तो अगली बार आप गांधीनगर में मेरा कार्यक्रम लगाओ। गांधीनगर में पास किया हुआ कानून विधानसभा में मैं वहां सार्वजनिक रूप से आग लगाऊंगा और जलाऊंगा। यहां कोई ना कोई सिविल ड्रेस में पुलिस का आदमी बैठा हुआ है, सिविल ड्रेस में है, उसके ओरिजिनल ड्रेस में आने के लिए मेरे से डरता है, तो वो अपने जैसे ड्रेस में आकर बैठ जाता है चुपचाप, पर रिकॉर्ड करके सरकार को रिपोर्ट करता है कि क्या हुआ है, क्या बोला है। तो उनके पास मैसेज चला गया है। गांधीनगर में मैं अगर वो ऐसा करते हैं तो मैं उसकी ये जो होली है उसकी होली करूंगा। आखिरी बात है 5वां नंबर का,
गुजरात में अनुसूचित जनजाति आदिवासी का प्रमाण पत्र ये लोग रोक रहे हैं। मैं गुजरात सरकार को और गुजरात के एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी देता हूं कि जो हमारे आदिवासी के लोग हैं, अगर उनको प्रमाण पत्र देने के लिए रुकावट डालने की कोशिश करेंगे तो उनके घरों पर हम लाखों लोगों का मोर्चा आदिवासियों का लेकर आएंगे और उनके घर का अगर भविष्य में नुकसान हो गया तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। हम कोई गैर कानूनी बात कहने के लिए करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। अनुसूचित जाति का आदमी ही है, अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट मांग रहा है, तो आपको अनुसूचित जाति के लोगों, जनजाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट देने के लिए क्या ऐतराज है? दिया जाना चाहिए। और वहां जिस इलाके में वो आदिवासी रहता है उस इलाके के ग्राम पंचायत को जो सरपंच है, सरपंच जो गांव का जो पंचायत है वो कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है। एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है, तो वो गांव के सरपंच से लिखो, इंक्वायरी करो, लिखो कि ये आदिवासी है क्या। अगर वो बोलता है तो सर्टिफिकेट दे दो, खत्म करो, सिंपल बात है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल आदमी जो सरपंच होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का वो सरपंच हो या सरपंच हो या ना हो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, और वो आपको लिख कर दे रहे हैं, तो लिख कर दे रहा है तो जिम्मेदारी ले रहा है। आप सबूत रखो कि फला आदमी के लिख कर देने के आधार पर हम इसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, अपने ऊपर लेने के बजाय उसके ऊपर जिम्मेदारी डालो, ले लो। तो आदिवासियों को सर्टिफिकेट देने से रोकने वाले अधिकारियों के विरोध में हम कार्रवाई करेंगे। फिर भविष्य में मत बोलना कि आपने अगर हमको पहले बोला होता, समझाया होता तो हम दे देते। तो आदिवासियों को सर्टिफिकेट देने के लिए मैं पहले अनुरोध करूंगा। यदि आपने इसके बावजूद भी हमारी बात को नहीं सुना तो हम लोग संगठनात्मक कार्रवाई करने का काम करेंगे। साथियों, मुझे 5 बजे यहाँ से हर हालत में निकल जाना है, क्योंकि आप जानते हैं मेरे डेली कार्यक्रम लगे हुए हैं। कल स्टेट का मेरा अधिवेशन है भुसावल में, और मेरी अहमदाबाद से ट्रेन है। अगर उस ट्रेन को मैं यहाँ से 5 बजे नहीं निकलूंगा तो वो नहीं मिलेगी, तो मैं भुसावल नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मेरे डेली कार्यक्रम लगे रहते हैं। इसलिए मैं यहीं पर 5 बजे तक मुझे बोलना था, मगर खबरदारी के लिए मैं 10 मिनट पहले ही समाप्त कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी कार्यक्रम का कर्मकांड पूरा करने के लिए थोड़ा बहुत समय लग सकता है, ताकि कार्यक्रम समाप्त किया जा सके, क्योंकि समाप्त करने के लिए कर्मकांड आखिरी करना पड़ता है। धन्यवाद। સાથીઓ, આભાર વિધિ કરતા પહેલા જન આંદોલન નિધિ જે મિત્રોએ આપવી હોય એમને આહવાન કરું છું કે આપ સ્ટેજ પર આવો અને નિશામ સાહેબ માન્યવર